Okay, students, are you able to see the screen? If you, Yes, ma'am. if you have any problem regarding yesterday's topic, you can ask me. No, no, ma'am. Okay, yesterday we studied about revenue demand and peace in debt, and we completed this topic. So we have to start with this one. Then came the cotton boom. I gave you some intro of this topic as well in our yesterday's class. So let's start. Then came the cotton boom. Before the 1860s, three-fourths of the raw cotton imports into Britain came from America. 1860s से पहले करीब थ्री फोर्थ जो कॉटन है इनके यहाँ की वो ब्रिटेन के अंदर अमेरिका से आती थी. ब्रिटिश कॉटन मैन्युफैक्चरर्स हैड फॉर long been worried about this dependency on American supplies. और ब्रिटिश कॉटन मैन्युफैक्चरर्स जो थे उनको काफ़ी समय से चिंता सता रही थी कि हम काफ़ी ज़्यादा तरीके से ज़्यादा अमाउंट में अमेरिकन सप्लाईज पे डिपेंड कर रहे हैं. व्हाट वुड हैपन इफ दिस सोर्स वाज कट ऑफ? क्या होगा अगर ये सोर्स खत्म हो जाए, कट ऑफ कर दिया जाए? Troubled by this question, they eagerly looked for an alternative sources of supply. और इस चीज से परेशान होकर के वो ऑल्टरनेटिवली देख रहे थे कि कहीं और से हमें कोई सप्लाई सोर्स मिले. In 1857, the Cotton Supply Association was founded in Britain. Cotton Supply Association बनाई गई 1857 में, and in 1859 Manchester Cotton Company was found. और फिर उसके बाद मैनचेस्टर कॉटन कंपनी जो है वो 1859 के अंदर बनी. Their objective was to encourage cotton production in every part of the world. और उनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि वो दुनिया के हर हिस्से में कॉटन प्रोडक्शन जो है उसको एनकरेज करें. Suited for its growth, जहां पे भी उसकी ग्रोथ हो सकती है वहां पर. India was seen as a country that could supply cotton in Lancashire if the American supply dried up. इंडिया जो है वो एक ऐसी कंट्री की तरह देखा जा रहा था कि वो सप्लाई कर सकता है कॉटन. ठीक है, लॉन्गशायर एक जगह है ब्रिटेन के अंदर, और अगर अमेरिकन सप्लाई बंद हो जाती है तब यहाँ से हम इंडिया से कॉटन ले सकते हैं. It possessed a suitable soil, a climate favorable to cotton cultivation and cheap labor. अब ये यहाँ पर इनको suitable soil भी थी, उसके लिए अच्छी soil थी, climate भी सही था, और यहाँ पे जो मजदूरी थी उसकी वो भी बहुत cheap थी. When the American Civil War broke out in 1861, a wave of panic spread through cotton circles in Britain. जब अमेरिकन सिविल वॉर शुरू हुआ 1861 के अंदर, तो एक पैनिक की जो घबराहट की जो लहर होती है वो कॉटन सर्कल्स में ब्रिटेन के अंदर फैल गई. कि भाई अब कॉटन सप्लाई कहाँ से आएगी, क्योंकि ये लोग तो अमेरिका पे डिपेंड करते थे पूरी तरह. रॉ कॉटन इम्पोर्ट्स फ्रॉम अमेरिका फेल टू लेस देन 3% ऑफ द नॉर्मल. अब जो कच्चा माल उनको कॉटन का मिल रहा था अमेरिका से वो सिर्फ 3% तक ही रह गया जो नॉर्मली हुआ करता था. फ्रॉम ओवर 20 lakh bales of 400 lbs each in 1861 to 55,000 bales in 1862. तो आप देख सकते हो कि कितनी गिरावट आई है इनकी सप्लाई में. Frenetic messages were sent to India and elsewhere to increase cotton exports to Britain. Frenetic messages यानी कि बहुत ही ज़्यादा unusual messages भेजे गए इंडिया में कि भाई उनको कॉटन एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा चाहिए, तो यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ाओ. In Bombay, cotton merchants visited cotton districts to assess supplies and encourage कल्टीवेशन. अब जो यहाँ पे बॉम्बे में कॉटन मर्चेंट्स थे वो कॉटन डिस्ट्रिक्ट्स में गए जहाँ पर उन्होंने पूरी तरीके से जांचा कि क्या सप्लाईज हो सकते हैं और कैसे हम कल्टीवेशन जो है वो बढ़ा सकते हैं. As cotton prices soared, export merchants in Bombay were keen to secure as much as cotton as possible to meet the British demand. जैसे जैसे कॉटन की प्राइसेस जो है वो बढ़ने लगी, वैसे ही जितने भी मर्चेंट्स थे उन्होंने ज्यादा से ज्यादा कॉटन जो है कोशिश करी कि भाई वो डिमांड को पूरा कर सकें ब्रिटिशर्स की. So they gave advances to urban sahukars who in turn extended credit to those rural money lenders who promised to secure the produce.
अब ऐसी चीज को देखते हुए उन्होंने साहूकार जो थे, अर्बन साहूकार, उनको ज्यादा एडवांस देना शुरू करा और फिर वो जो थे वो ज्यादा किराए कर्जे देने लगे रूरल मनी लेंडर्स जो थे उनको, जिन्होंने प्रॉमिस किया था कि भाई हाँ हम आप पैसे दो, हम प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा कर देंगे। When there is a boom in the market, credit flows easily for those who give out loans feel secure about recovering their money. जब मार्केट में बूम आया होता है यानी कि अच्छी पैदावार हो रही होती है, अच्छा फ्लो चल रहा होता है, तो लोन देने में भी लोग बाग झिझकते नहीं है कि उनको पता होता है कि उनका पैसा जो है वो जल्दी रिकवर हो जाएगा। अब आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे एक फोटोग्राफ दे रखी है, कार्ड्स ट्रांसपोर्टिंग कॉटन हॉल्टिंग अंडर अ बेनियन ट्री, इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज 13 दिसंबर 1862। यहाँ पर बेनियन ट्री के नीचे कार्ड्स जो कच्चा माल लेके जा रही है कॉटन का, वो लंदन न्यूज के अंदर इलस्ट्रेट करते हुए दिखाया गया था 13 दिसंबर 1862 को। Then second photograph is of transporting cotton before railway era, illustrated London News, 20th April 1861. When cotton supplies from America were cut off during the Civil War, Britain hoped that India would supply all the cotton that British industries needed. It began assessing the supply, examining the quality of cotton, and studying the methods of production and marketing. This interest was reflected in the pages of Illustrated London News. अब ये चीज दिखाई गई थी लंदन न्यूज के अंदर 20 अप्रैल, जब ये अमेरिकन वॉर शुरू हो गया था तो इनकी सप्लाईज कट हो गई थी, तो ये पूरी तरह से ब्रिटिश इंडस्ट्रीज की जो नीड्स थी वो इंडिया पर डिपेंड कर रही थी और ये लोग उम्मीद कर रहे थे कि इंडिया जो है वो फुलफिल करेगा इनकी नीड्स को। उन्होंने कॉटन की क्वालिटी चेक करी, मेथड्स और प्रोडक्शन बढ़ाने के और मार्केटिंग करने के उन्होंने स्टडी करे, और ये जो इंटरेस्ट है ये दिखाया गया है लंदन न्यूज के पेजेस पर। ठीक है, किस तरीके से यहाँ पे चीजें हो रही हैं। अभी तक किसी भी टॉपिक में या किसी भी पैराग्राफ के अंदर आपको दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं। No, ma'am. ओके। A fleet of boats carrying cotton bales down the Ganges from Mirzapur, illustrated London News, 13 December 1862. Before the railway age, the town of Mirzapur was a collection center for cotton from the Deccan. अब यहाँ पे जो दूसरी फोटोग्राफ दे रखी है इसका ये दे रखा है a fleet of boats, यानी कि जो बोट्स का एक ग्रुप होता है उसको बोलते हैं a fleet of boats। ये कॉटन बेल्स लेकर के जा रहे हैं, गंगा नदी जो है उसको इंग्लिश में गैंजीज बोलते हैं। ठीक है, तो वहां से लेके उसके थ्रू लेके जा रहे हैं मिर्जापुर के मिर्जापुर जो जगह है वहां से, क्योंकि मिर्जापुर जो है वहां पर अच्छी कॉटन की पैदावार होती थी पुराने समय से ही, और ये बोट से इसलिए लेके जा रहे हैं क्योंकि तब तक रेलवेज नहीं आई थी, ये रेलवे एज से पहले की बात है। These developments had a profound impact on the Deccan countryside. ये डेवलपमेंट जो हो रहे थे उनका बहुत असर पड़ रहा था डेक्कन एरियाज में, डेक्कन कंट्रीसाइड जो गांव थे, विलेज थे वहां पर। The riots in the Deccan villages suddenly found access to the seemingly limitless credit. अब रायट्स जो थे उनको बहुत, डेक्कन विलेजेस के जो रायट्स थे उनको बहुत अच्छे अमाउंट में लिमिटलेस क्रेडिट मिल रहा था, यानी उनको लोन बहुत अच्छा मिल रहा था। They were being given ₹100 as advance for every acre they planted with cotton. उनको उस जमाने में 100 रुपए जो है एडवांस की तरह दिए जा रहे थे हर एकड़ के लिए जहाँ पे भी वो कॉटन प्लांट कर रहे थे। साहूकार वर मोर देन विलिंग टू एक्सटेंड लॉन्ग टर्म लोन्स, और साहूकार जो है वो भी ज्यादा समय के लिए लोन देने के लिए राजी हो रखे थे। While the American crisis continued, cotton production in the Bombay Deccan expanded. American crisis चल रहा था तभी जो cotton production था बॉम्बे डेक्कन में वो फैलता जा रहा था। Between 1860 and 1864, cotton acreage doubled. अब 1860 से 1864 के बीच में जितने भी एकड़ में कॉटन लगाई जा रही थी वो डबल हो चुकी थी। By 1862, over 90% of the cotton imports into Britain were coming from India. 1862 तक आते आते 90% जो कॉटन है वो इंडिया से जा रही थी ब्रिटेन के अंदर। But these boom years did not bring prosperity to all cotton producers. लेकिन ये सारी जो boom years थे उससे सब कॉटन प्रोड्यूसर्स को प्रोस्पेरिटी नहीं मिली, मतलब वो फ्लरिश नहीं करे। Some rich peasants did gain, but for the large majority, cotton expansion meant heavier debt. कुछ रिच जो पीजेंट्स थे वो उनको फायदा हुआ, लेकिन अधिकतर लोग जो थे मेजोरिटी में उनको ये कॉटन एक्सपेंशन की वजह से काफी ज्यादा कर्जा हो गया था। Cotton bales lying at the Bombay terminus of the Great Indian Peninsula Railway ready for the
Shipment to England, illustrated in London News, 23 अगस्त 1862। 1862 के अंदर ये 23 अगस्त को ये छपा है लंदन न्यूज़ के अंदर कि बॉम्बे टर्मिनस पे किस तरीके से ये कॉटन के बेल्स जो हैं ये रखे हुए हैं। Once the railways came up, cotton supplies were not carried only on carts and boats. River traffic declined over time, but older modes of transport were not fully displaced. एक बार जब रेलवे आ गई तो कॉटन सप्लाई सिर्फ कार्ट्स और बोट्स में नहीं ले जाने लगे वो लोग। रिवर ट्रैफिक जो है वो भी धीरे धीरे कम हुआ, नदियों में जो ट्रैफिक हो रहा था बोट्स की वजह से वो भी धीरे कम हुआ। ओल्डर मोड्स जो थे ट्रांसपोर्ट के वो पूरी तरह से डिस्प्लेस नहीं हो पाए थे। The loaded bullock carts in the foreground on the right is waiting to carry cotton bales from the railway station to the port. अब यहाँ देख सकते हो कि आप राइट साइड में ये बुलक कार्ट जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है कि ये कैसे कॉटन बेल्स जो है रेलवे स्टेशन से पोर्ट तक ले जाया जा सके। तो दोनों ही तरीके से चीजें हो रही थी। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं। No, ma'am. No, ma'am. ओके, अब है 3.5 credit drives up. While the boom lasted, cotton merchants in India had visions of capturing the world market in raw cotton, permanently displacing America. अब इंडिया जब ये बूम जो है काफी समय तक चला था तो कॉटन मर्चेंट्स जो थे इंडिया के, उनको लग रहा था, उनको ये उम्मीद थी कि भाई वर्ल्ड मार्केट में उनका बहुत अच्छा वो हो जाएगा, पैठ बन जाएगी, अच्छी स्टैब्लिश हो जाएंगे और वो पूरी तरह से अमेरिका को डिस्प्लेस कर देंगे हमेशा के लिए। The editor of the Bombay Gazette had asked in 1861 what can prevent India from supplanting the slave states of USA as the feeder of the Lancashire. अब यहाँ पे उन्होंने ये लाइन लिखी है बॉम्बे गजेट के अंदर एक एडिटर ने कि भाई क्या चीज जो है वो रोक रही है इंडिया को पूरी तरीके से स्लेव स्टेट, जो अमेरिका के लिए बोला गया है स्लेव स्टेट्स, क्योंकि वहां पे काफी स्लेव्स रहते थे, कि किस तरीके से उसको पूरी तरह हटा करके क्या रोक रहा है इंडिया को कि वो पूरी तरह से उसको हटा नहीं पा रहा है और लैंकाशायर जो है उसको फीड नहीं कर पा रहा है, उसका फीडर नहीं बन पा रहा है, यानी उसको कॉटन पूरी तरह नहीं दे पा रहा है। By 1865 these dreams were over. 1865 तक ये जो सपने थे ये ओवर हो गए जब सिविल वॉर खत्म हुआ। As the civil war ended, cotton production in America revived and Indian cotton exports to Britain steadily declined. अब जब अमेरिका से लड़ाई खत्म हुई, सिविल वॉर खत्म हुआ, तो अमेरिका ने वापस से प्रोडक्शन शुरू कर दिया और इंडिया की जो कॉटन एक्सपोर्ट थी वो कम होने लगी। Export merchants and sahukars in Maharashtra were no longer keen on extending long-term credits. अब जो जितने भी merchants और साहूकार थे महाराष्ट्र के अंदर वो अब ज्यादा समय के लिए क्रेडिट नहीं देने लगे। They could see the demand for Indian cotton fall and cotton prices slide down towards. उनको दिख रहा था कि भाई कॉटन की जो डिमांड है इंडिया की वो कम हो गई है और उसकी प्राइसेस भी गिर रही हैं। So they decided to close down their operations. तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने ऑपरेशंस बंद कर देंगे। Restrict their advances to peasants, अपने जो एडवांस उन्होंने दे रखे थे peasants को वो भी देना बंद करेंगे। And demand repayment of outstanding debts, और वो डिमांड करेंगे कि अब तुम जो भी तुम्हारा कर्जा हो गया है, उधार जो तुमने लिया है वो वापस से पे करना शुरू करो। While credit dried up, the revenue demand increased. जो ये चीज थी उधार की ये बिल्कुल बंद हो गई, रेवेन्यू डिमांड वापस से बढ़ने लगा, उसकी डिमांड बढ़ने लगी कि भाई रेवेन्यू चुकाओ। The first revenue settlement, as we have seen, was in the 1820s and 1830s. Now it was time for the next. जो पहला सेटलमेंट था वो 1820 से 30 के बीच में आया था, अब जो समय था वो आ गया था दूसरे रेवेन्यू सेटलमेंट का। And in the new settlement, the demand was increased dramatically from 50 to 100%. दूसरा जो नया सेटलमेंट आया उसमें उन्होंने डिमांड करी 50 से एकदम 100% की। How could riots pay this inflated demand at a time when the prices were falling and cotton fields disappearing? अब वो ये चीज सोची जा रही थी कि रायट जो है वो इतनी बढ़ती डिमांड को कैसे चुकाएंगे, ये प्राइसेस गिर रही हैं, कॉटन फील्ड्स जो है वो गायब हो रही हैं, तो हम ये चुकाएंगे कैसे? Yet again they had to turn to the money lenders. अब वापस से उनको मनी लेंडर्स जो थे उनकी तरफ मुड़ना पड़ा। But the money lender now refused loans. अब मनी लेंडर्स ने मना कर दिया कि वो लोन नहीं देंगे। And he no longer had confidence in the riots capacity to repay. और उसको कोई भी बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि ये लोग अगर मैं इनको लोन दे दूंगा तो ये कभी चुका भी पाएंगे। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. ओके सो ये इसके अंदर यही चीज आपको देखने को मिली कि किस तरीके से इन्होंने रेवेन्यू सेटलमेंट, पहले सबसे पहले हमने कल जो पढ़ा था कि रेवेन्यू सेटलमेंट लगाए थे इन्होंने नए, और फिर धीरे धीरे यहाँ पे सिविल वॉर जब हुआ तो किस तरीके से कंडीशंस बदली और इंडिया जो है उसका फायदा होने लगा।
उसके कुछ लोगों को फायदा होने लगा और उन्होंने इस फायदे का पूरा यूज किया, पूरा उसका इस्तेमाल किया और उन्होंने अपने आगे सपने भी सजा लिए थे कि वो पूरी तरह अमेरिका को डिस्प्लेस कर देंगे, क्योंकि अमेरिका के अंदर सिविल वॉर चल रहा था जिसकी वजह से इंडिया को फायदा हो रहा था और इंडिया से कॉटन जा रहा था जो पहले अमेरिका से जाया जाता था। जब वहां पे सिविल वॉर खत्म हुआ तो इंडिया का जो कॉटन था, सप्लाई थी, उसकी वैल्यू और ज्यादा खराब हो गई, मतलब वहां से सप्लाई बंद हो गई। वापस वो अमेरिका किससे लेने लगे, वहां की क्वालिटी अच्छी थी इंडिया के कंपैरेटिवली, और वापस से शुरू हो गया उनका प्रोडक्शन और इंडिया जो है वो धीरे धीरे वापस से उन्हीं चीज़ों पे आ गया और इन्हीं की कंडीशंस खराब हो गई और वापस से इन्होंने यहाँ पे नया सेटलमेंट लगा दिया जिसके तहत इनके पास पैसे नहीं थे चुकाने के लिए और ये लोग मनी लेंडर्स की तरफ मुड़े और मनी लेंडर्स को भी विश्वास नहीं था कि ये लोग जो है लोन चुका पाएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हम इतना ही करेंगे। प्लीज conjure up your problems for this चैप्टर। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स इस चैप्टर से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, आप वो इकट्ठी कर लीजिएगा, हम कल की क्लास में वो सब सॉर्ट आउट कर देंगे। हैव अ नाइस डे अहेड स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।